थीम्स भी देख लिए, सिलेबस भी डिस्कस कर लिया, लेकिन अब अगले 5 मिनट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ में डिस्कस करूंगा, दैट इज द केस स्टडी पार्ट। और एग्जांपल के लिए मैंने एक सैंपल केस स्टडीज लाई है। देखते हैं, आईएएस ऑफिसर हो, उसके बाद उस एरिया में एक इंडस्ट्रियल एरिया है आपके डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे काफी एम्प्लॉयमेंट और रेवेन्यू जनरेशन होने वाला है, लेकिन इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या इंडस्ट्रियल एरिया इस्टेब्लिश करने के बाद ट्राइबल पीपल एज वेल एज द इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल डैमेज काफी मात्रा में होने वाला है, राइट। तो और ये डैमेज जब होगा तो इरिवर्सिबल होगा, उसका कोई कंपेंशन नहीं होगा, तो डैमेज द एरिया। अ सीनियर पॉलिटिकल लीडर प्रेशराइजिंग यू टू एक्सपीडिट द एक्वाजिशन ऑफ लैंड। फिर सीनियर वहां के पॉलिटिकल लीडर्स है, एमपी एमएलएस, आपको प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो लैंड एक्वाजाइज करो, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बोलना है क्योंकि प्राइवेट गेन है उनका पॉलिटिकल लीडर्स का। फिर एक्वाजाइजेशन ऑफ लैंड, व्हाइल द एक्टिविस्ट एंड अफेक्टेड विलेजर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन सिलेबस ने आज तक यूपीएससी ने नहीं पूछा है, तो आपको सिलेबस पे ही अपनी कमांड करनी है, पीवाईक्यूज के स्ट्रक्चर आपको जानने, देन एंड देन यू विल अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ दिस सब्जेक्ट, राइट। सो नेक्स्ट वी सी दैट वर्ड लिमिट क्या होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर 10 मार्क को क्वेश्चन आया तो कितने वर्ड में लिखना चाहिए, 15 मार्क्स को क्वेश्चन आया तो कितने वर्ड में लिखना चाहिए। सिंपल प्रिंसिपल है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन 150 वर्ड्स में आपको खत्म करना होता है, उसमें भी एनाटॉमी होती है, ओके कि इंट्रोडक्शन को कितने वर्ड्स में लिखना है, बॉडी को कितने वर्ड्स में लिखना है, कंक्लूजन को कितने वर्ड्स लिखना है। 30 या 40 कीवर्ड्स होने चाहिए, 70 या 80 कीवर्ड्स होने चाहिए, 30 कीवर्ड्स होने चाहिए। देन वी विल टेक अटेम्प्ट दैट क्वेश्चंस प्रॉपर्ली। देन 250 मार्क्स 250 वर्ड्स का 250 वर्ड्स लिखना है हमें 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, ओके। टाइम स्प्लिट कैसा होना चाहिए, 6 मिनट 10 मार्कर क्वेश्चन को देना चाहिए। जनरली बच्चों को एग्जाम हॉल में ये नहीं पता चलता है कि कितने, मतलब 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कितना टाइम अलोकेट करना चाहिए, राइट। देन 12 मिनट पर केस स्टडीज हमें देने चाहिए, लेकिन 15 मिनट फ्रॉम माय साइड, बिकॉज 2 या 3 मिनट तो उसको प्रॉपर डीकोड करने में, अंडरस्टैंड करने में जाता है। यहाँ पे 7 या 8 मिनट देने चाहिए मेरे हिसाब से। दिस इज द आइडियल टाइप। तो पीवाईक्यू इज नॉन निगोशिएबल। क्यों नॉन निगोशिएबल है पीवाईक्यूज को? ये ट्रेंड देखा गया है, तो फाउंडेशनल वैल्यूज पे 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 10 साल में, प्रोबेबिलिटी पे 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 10 साल में, इमोशनल इंटेलिजेंस पे 15 क्वेश्चन है, एटीट्यूड पे 12 क्वेश्चन है, थिंकर्स पे आपके 16 क्वेश्चन है, और गवर्नेंस पे आपके 15 क्वेश्चन है। गवर्नेंस डायरेक्टली रिलेटेड टू अवर GS2 सब्जेक्ट, दैट इज इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस, वहां से क्वेश्चन पूछेगा। एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड की कोई स्कीम इंप्लीमेंट करनी है तो उसमें गवर्नेंस किस तरह से पब्लिक गुड गवर्नेंस, इथिकल गवर्नेंस फॉलो किया जाएगा, दैट इज द चैप्टर, राइट। नाउ इन दिस वे वी विल अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, ट्रेंड एज वेल एज दैट इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कि सैंपल पीवाईक्यूज हम देखेंगे कि किस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। जस्ट लेट मी चेक द थीम्स, इज एम आर गोइंग टू राइट और समथिंग इज मिसिंग, ओके ओके, हाँ यस, वी आर ऑन द राइट ट्रैक। आई थिंक मुझे लगा कि स्लाइड आगे ऊपर हो गई है, बट वी आर ऑन द राइट वे, राइट। तो सी 2023 में प्रोबेबिलिटी ऑफ गवर्नेंस का क्वेश्चन पूछा गया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ गवर्नेंस का नेचर का क्वेश्चन किस टाइप का था कि जो पब्लिक यूटिलाइजेशन, पब्लिक फंड, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड फॉर मेड द डेवलपमेंट गोल, वो राइट डायरेक्शन में हो रहा है या नहीं। क्रिटिकली एग्जामाइन द रीजन अंडर यूटिलाइजेशन और मिस यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड फॉर देयर इंप्लीमेंटेशन। पब्लिक फंड का क्वेश्चन पूछा गया है। पब्लिक फंड में ये पूछा गया है कि जो पब्लिक फंड होता है वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन क्यों नहीं हो रहा है और क्यों मिस यूटिलाइजेशन हो रहा है, क्रिटिकली एग्जामाइन करना है। जो भी कॉमन पीपल है वो टैक्स पेयर है, और वो टैक्स पेयर का पैसा गवर्नमेंट अपने बजटरी अलोकेशन में स्कीम को अलोकेट करता है, और वो स्कीम एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आती है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक इफिशिएंट आईएएस किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करता है, किस तरह से वो पैसा डिस्ट्रिक्ट से फिर ब्लॉक पे और फिर ग्राम पंचायत लेवल पे आता है, किस तरह से वो स्कीम को इम्प्लीमेंट करता है, और जो लास्ट माइल बेनिफिशियरी है वहाँ तक कितना पहुँच पाता है, उस क्वेश्चन का ही नेचर है। और उसको आपको पढ़ने की नॉलेज की जरूरत नहीं है, लेकिन अवेयरनेस, एक प्रैक्टिकल अप्रोच और अंडरस्टैंडिंग अबाउट प्रॉपर सिलेबस एंड पीवाईक्यूज, डेफिनेटली विल अप्रोच दिस कि करप्शन किस लेवल का होता है, कहाँ पे होता है, मिस यूटिलाइजेशन के रीजंस क्या है, जो इफिशिएंट या जो एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए हैं उस ऑफिस में, दे आर नॉट एबल टू द कॉम्पिटेंट टू इम्प्लीमेंट दैट स्कीम, दैट्स व्हाई that misutilization, or they will use that fund for their self prosperity. That's they will not achieve the welfare of the public, or they will not implement that particular scheme or particular fund for the grassroots level. That's create the question mark of the efficiency of that particular bureaucrat, right? तो क्वेश्चन का नेचर सिंपल था, 10 मार्क का क्वेश्चन है, डिफाइन करना है, लिंकिंग पैरा में एक
वैल्यूज कोट करनी है कि इंटीग्रिटी प्रोबिटी कहाँ मिस हुई है, बॉडी में इसके डायमेंशंस लेने हैं, प्रोस्पेक्टिव लिखना है इथिकल एप्टीट्यूड से, एंड फिनिश दैट लेक्चर। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था पब्लिक सर्विस वैल्यूज पे। पब्लिक सर्विस वैल्यूज का क्वेश्चन का नेचर ये था कि डिस्कस द पब्लिक सर्विस वैल्यूज टू इंस्ट्रूमेंट अचीव द आइडियल्स ऑफ द वेलफेयर स्टेट, हाउ द स्टडी द पब्लिक सर्विस एंड कंट्रीब्यूट। पब्लिक सर्विस का वैल्यूज का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इंस्ट्रूमेंट टू अचीव द आइडियल वेलफेयर, एक पब्लिक सर्विस वैल्यूज एक इफिशिएंट ब्यूरोक्रेट में हो तो किस तरह से पब्लिक का वेलफेयर अचीव किया जा सकता है। मैंने कहा कि एक इफिशिएंट ब्यूरोक्रेट जो स्कीम मनरेगा हो, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम या फिर इंदिरा गांधी आवास योजना हो, किस तरह पब्लिक वेलफेयर के लिए मैक्सिमम बेनिफिशियरीज को प्रोवाइड करने के लिए, लास्ट माइल रीच करने के लिए वो इंप्लीमेंट करता है। दैट डिफाइंस द पब्लिक वैल्यूज फॉर द इफिशिएंट ब्यूरोक्रेट, राइट। देन 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम द करप्शन। ये कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो दैट लीड विल बी द करप्शन। डेफिनेटली बहुत सारे लोग होते हैं कि सुबह 10 बजे से लेके शाम 6 बजे तक अपनी ड्यूटी और अपना रोल भूल के अपने पर्सनल कामों में बिजी होते हैं। हालांकि ये पब्लिक सर्विस वैल्यूज़ कहीं नहीं है और ये इफिशिएंट ब्यूरोक्रेट के कोई सिम्टम्स नहीं है। जब तुम पब्लिक टैक्स पेयर का मनी ले रहे हो और अपनी सैलरीज ले रहे हो तो इफिशिएंटली काम करना चाहिए था। उसी के बेसिस पे क्वेश्चन था और करप्शन इसको एंगल था। करप्शन के मैटर्स वी सी द एवरीडे इन द न्यूज़पेपर। मेनी IAS ऑफिसर आर कॉट रेड हैंडेड फॉर करप्शन मैटर्स। देर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। तो करप्शन मतलब जो रिसोर्सेस है उसे इफिशिएंट यूज़ नहीं करने का भी करप्शन है। इसलिए पूरी क्षमता के साथ एक इफिशिएंट ब्यूरोक्रेट जब अपने पूरे रिसोर्स को यूटिलाइज करता है तो डेफिनेटली ही और शी विल अचीव द वेलफेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट और वेलफेयर और प्रॉस्पेरिटी ऑफ दैट स्टेट, राइट। तो क्वेश्चन का नेचर, करप्शन डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेंशन इन द सिलेबस, पब्लिक सर्विस वैल्यूज डायरेक्टली हिटिंग फॉर द चैप्टर, देन यूटिलाइजिंग द फंड, क्रिटिकली एग्जामाइन यूटिलाइजेशन मिस यूटिलाइजेशन पब्लिक फंड डायरेक्टली लिंक टू इथिक्स चैप्टर। देन 2020 में एप्टीट्यूड और एटीट्यूड का क्वेश्चन पूछा गया था, इथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस का 2019 में। मतलब क्वेश्चन का नेचर इस तरह की डायरेक्टली क्वेश्चन हिटिंग फ्रॉम द सिलेबस। सिलेबस ढंग से पढ़ा हुआ होगा, सिलेबस का अवेयरनेस राइट डायरेक्शन से डिकोड किया होगा, सिलेबस फिंगर टिप पे होगा, PYQ का नेचर मालूम होगा तो डेफिनेटली यू विल गेट द गुड मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट, ओके। देन दैट सेक्शन बी, हमने सेक्शन ए में देखा कि केस स्टडीज सेक्शन बी में है और सेक्शन ए में थ्योरी पार्ट था। थ्योरी पार्ट के हमने क्वेश्चंस भी देख लिए, थीम्स भी देख लिए, सिलेबस भी डिस्कस कर लिया। लेकिन अब अगले 5 मिनट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा, दैट इज द केस स्टडी पार्ट। और एग्जाम्पल के लिए मैंने एक सैम्पल केस स्टडीज लाई है, देखते हैं। वी विल सी दैट केस स्टडी इन द सेक्शन बी। हालांकि ये केस स्टडीज बहुत छोटी है, 5-6 साल पहले इतनी छोटी लेवल की केस स्टडीज पूछी जाती है, लेकिन अभी जो केस स्टडीज पूछी जा रही है वो काफ़ी लंबी होती है। मतलब इट्स टेक द 3 to 4 minutes to decode that case studies, to understand the case studies। और let's see, आप एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो, वहाँ एक लार्ज इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट आपको प्रीमाइसिस में इम्प्लीमेंट करना है। उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाला है और रेवेन्यू आने वाला है। एक मतलब पहले लाइन का डिकोडिंग यही है कि आप IAS ऑफिसर हो, उसके बाद उस एरिया में एक इंडस्ट्रियल एरिया है आपके डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे काफ़ी एम्प्लॉयमेंट और रेवेन्यू जनरेशन होने वाला है। फिर हावेवर द प्रोजेक्ट विल बी डिस्प्लेस द ट्राइबल कम्युनिटी इन काउज द इरिवर्सिबल इकोलॉजिकल डैमेज। लेकिन इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या इंडस्ट्रियल एरिया इस्टेब्लिश करने के बाद ट्राइबल पीपल एज वेल एज द इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल डैमेज काफ़ी मात्रा में होने वाला है, राइट। तो और ये डैमेज जब होगा तो इरिवर्सिबल होगा, उसका कोई कंपेंशन नहीं होगा, तो डैमेज द एरिया। अ सीनियर पॉलिटिकल लीडर प्रेशराइजिंग यू टू एक्सपीडिट द एक्वाजिशन ऑफ लैंड। फिर सीनियर वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स है, MP MLAs आपको प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो लैंड एक्वाजाइज करो, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बोलना है क्योंकि प्राइवेट गेन है उनका पॉलिटिकल लीडर्स का। फिर एक्वाजाइजेशन ऑफ लैंड वाइल द एक्टिविस्ट एंड अफेक्टेड विलेजर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। केस स्टडी का मोटा मोटा मतलब है, यू आर एन IAS ऑफिसर, आपके एरिया में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या इंडस्ट्रियल बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है। वहाँ पे जब आप ये एरिया में ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली दैट इकोलॉजिकल लॉस और ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट होने के बाद जो लॉसेस होंगे इन्वायरमेंट पे वो इरिवर्सिबल होंगे, मतलब उसे कंपेंशनेट नहीं किया जाएगा। लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स वहाँ पे आपको प्रेशराइज कर रहे हैं कि जो लैंड एक्वाजाइजेशन, लैंड खरीदने की प्रोसेस है उसे जोर से शुरू करिए, लैंड जल्दी गरीब लोगों से, ट्राइबल लोगों से खरीद लीजिए सस्ते में। एंड देन वहाँ पे जो कुछ एक्टिविस्ट है, इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट है और ट्राइबल लोग हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इन दिस सिनारियो क्या इथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है,
what options are available to as a IS officer, evaluate each option and suggest the best course of action. इथिकल इश्यूज है, आपको कैसा डिसीजन लेना है, कौन से आपके ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है, आपको डिसीजन लेना है. इस तरह के क्रिटिकल सिचुएशन के केस स्टडीज आपको केस स्टडीज सेक्शन 2 में पूछे जाते हैं और आपको 15 या 16 मिनट में 20 मार्क्स के लिए केस स्टडीज अटेम्प्ट करनी होती है. यहाँ पे एक्चुअली अ रियल ब्यूरोक्रेट और एक इफिशिएंट कॉम्पिटेंट ब्यूरोक्रेट दिखाई देता है. उसकी डिसीजन मेकिंग पावर कितनी है, वो कितना कंपेंशनेट होगा, उसका मिडल पाथ द फॉलोइंग द डिसीजन मेकिंग कैसा होगा, वो यहाँ पे दिखता है. और उसका जीएस का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि पैसा एक्ट 1996, that Forest Right Act 1986, then Wildlife Protection Act 1972. ओके, इस तरह को किस तरह से फिर जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत, उनका ओपिनियन किस तरह से उन लोगों को मीडिएट किस तरह से करेगा. इन जो एक्टिविस्ट लोग हैं और ट्राइबल है, जो उनकी डिस्प्लेसमेंट होगी तो उनको कैसे रिहेबिलिट करेगा, कैसे कंपेंशनेट करेगा. इन्वायरमेंट और इकोलॉजिकल है, उसको सस्टेनेबल रखने के लिए हाउ ही विल गोइंग टू द मेक डिसीजन, वो इंपॉर्टेंट है. पॉलिटिकल जो प्रेशर बढ़ रहा है एमएलए या एमपीज लोगों की साइड से, उस तरह उन लोगों को भी किस तरह से बैलेंस करेगा. दिस इज द रियल चेकिंग ऑफ द पर्सनालिटी इन दिस एग्जामिनेशन एंड हाउ द एस्पिरेंट एक्सपेक्टेड टू attempt the case studies, taking the all parameters from the GS subject, from the ethical perspective, from the social perspective, all perspective you needed to solve, to decode the case studies and attempt in the 16 minute, that is 16 minutes. That is needed the real skill. इसीलिए इस सब्जेक्ट को कलरफुल नोट से, वन पेजर नोट से या मार्केट के मटेरियल से नहीं सॉल्व किया जा सकता. जब तक आपका बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी, बेसिक फाउंडेशन ऑफ दिस सब्जेक्ट और सेकंड ERC रिपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्ट आपने नहीं पढ़ी होगी, तब तक आपको ऐसे केस स्टडीज अटेम्प्ट करना टफ होगा एंड यू विल गेट प्रोबेबली अ लेस मार्क. राइट नाउ यहाँ पे कुछ तथ्य दिए हुए हैं कि तुम्हें फैक्ट क्या चेक करने चाहिए, इसमें स्टैक होल्डर क्या होना चाहिए, ऑप्शंस क्या होंगे, इथिकल डिलेमास क्या होंगे, पब्लिक लाइफ वर्सेस प्राइवेट लाइफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डेवलपमेंट, ट्राइबल राइट्स वर्सेस अकाउंटेबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर्स वर्सेस पॉलिटिकल प्रेशर. इन चीजों को किस तरह से फेस करना है, यू विल गेट प्रोबेबली फ्रॉम दिस केस स्टडीज. नाउ that next pillar of this discussion is that केस स्टडीज में हमें 6 स्टेप स्ट्रक्चर का फ्रेमवर्क फॉलो करना चाहिए. जनरली केस स्टडीज जब भी हम सॉल्व करेंगे तभी हमें ये 6 पैरामीटर्स और 6 स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क हमें यूज करने चाहिए. कि फैक्ट ढूंढो. फैक्ट क्या थी पिछले केस स्टडीज में? फैक्ट ए थी कि लैंड एक्विजिशन एक फैक्ट था. दूसरा फैक्ट था कि ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट का फैक्ट था. तीसरा फैक्ट ये था जो एक्टिविस्ट थे, जो ट्राइबल थे. ये तीसरा फैक्ट था जो प्रोटेस्ट कर रहे थे. और जो लॉस था इरिवर्सिबल. ये 3-4 फैक्ट करने के बाद आपको उसका इंट्रोडक्शन लिखते आना चाहिए, कम से कम 30 to 40 कीवर्ड्स. यू नीड to introduce that case studies, how the case studies core area you will explain, that defines the your impression for the examiner. right? Second that step होता है स्टेक होल्डर. स्टेक होल्डर में आप एज अ ब्यूरोक्रेट, आप IS हो, एक स्टेक होल्डर, प्राइमरी स्टेक होल्डर कौन है, सेकेंडरी स्टेक होल्डर कौन है, टर्शियरी स्टेक होल्डर कौन है. स्टेक होल्डर मतलब क्या होता है? स्टेक होल्डर मतलब जो लोग इस सिनारियो में इन्वॉल्व है, जैसे कि ट्राइबल लोग है वो इन्वॉल्व है, एक्टिविस्ट लोग इन्वॉल्व है, एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व है, लैंड एक्विजिशन के एमपीज MLAs वो इन्वॉल्व है, ब्यूरोक्रेसी सोशल मीडिया इन्वॉल्व है, सिविल सोसाइटी इन्वॉल्व है. उस स्टेक होल्डर को आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एरियाज में डिफाइन करके लिखना है. उसमें फिर आपको नेक्स्ट स्टेप आता है कि इथिकल इश्यूज कौन से है. आइडेंटिफाई द इथिकल डिलेमास. इथिकल डिलेमास क्या होता है? जो मैंने कहा कि पॉलिटिकल प्रेशर वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर, दैट डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डेवलपमेंट, देन ट्राइबल, that impact on tribals as well as an administration. ओके तो आपको आपके ऑनेस्टी वर्सेस लॉयलिटी, मीन्स वर्सेस एंड, किस तरह से आपको इथिकल डिलेमास को फेस करते हो. देन दिस स्टेप. देन ऑप्शंस क्या अवेलेबल होते हैं. जनरली किसी स्टेट स्टडीज में बच्चे जनरली 3 ऑप्शन लिखते हैं कि यस आई विल डू द प्रोसेस वट एवर इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सेकंड स्टेप आता है कि पॉलिटिकल प्रेशर है तो उस प्रेशर की तरह मैं डिसीजन लूंगा, मेरे जो पॉलिटिकल लीडर्स है, मास्टर्स है, उनके वॉइस के थ्रू मैं काम करूंगा. दैट ऑल्सो द सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छी टिप्पणी की थी CBI पे कि CBI इज अ केज पैरेट और दे स्पीक द वॉइस इन देयर मास्टर्स. तो ये टिप्पणी थी ब्यूरोक्रेसी को लेके. तो देन सेकंड ऑप्शन क्रिएट कैसे होंगे कि एक में येस होगा, एक में नो होगा और थर्ड ऑप्शन आपका आइडियल होगा. राइट फिर आपको किस तरह से इसको इवेल्युएट करते हो उस लिए हुए ऑप्शंस को. देन आता है कोर्स ऑफ एक्शन. कोर्स ऑफ एक्शन में आपको लिखना है कि एक आइडियल अप्रोच आपका क्या होगा, मिडल पाथ आपको डिसीजन मेकिंग का क्या होगा वो दिखाना पड़ेगा और एग्जामिनर को आपको जस्टिफाई करके दिखाना पड़ेगा कि माई ऑप्शंस और माई डिसीजन एट द लास्ट स्टेप हाउ विल बी बेनिफिट फॉर दैट ट्राइबल पीपल, हाउ विल बी बेनिफिट फॉर दैट environment, or I will how will take that
decision to sustain or sustainable for the tribal environment as well as the political leaders. That is the middle path from Buddha's theory. Buddha's ethics, we need to take the decision. कभी भी किसी circumstances में या जिंदगी में जब भी लो और हाई स्पीड हो, कोई circumstances में हमें लो डिसीजन नहीं लेना है या हायर डिसीजन नहीं लेना है. फॉलो द मिडल पाथ. मिडल पाथ मतलब मध्यम मार्ग हमें फॉलो करना चाहिए. मध्यम मार्ग फॉलो करते हो तो डेफिनेटली एवरी सिचुएशन और एवरी प्रॉब्लम्स और एवरी डाउट्स और एवरी क्रूज और व्हाटएवर the outcome will become, right? Then next is the high